हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक एनियल क्लासेस में। आज 12th क्लास का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो है मानव जनन। मानव जनन क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मानव जनन होता क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका डिफिनीशन क्या होता है? मानव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। मानव में कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन की क्रिया होती है। मानव में अलैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। अगर अलैंगिक जनन की क्रिया होती तो हमारे शरीर से कोई भी एक भाग कटकर नीचे गिरता और उससे एक नया हम बन जाते, तो उसे अलैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मानव में ऐसी कोई क्रिया होती हो, क्योंकि मानव में केवल लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव एक लिंगी होते हैं। मानव क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। मानव एक लिंगी होते हैं। लिंग के आधार पर मानव के दो रूप होते हैं। लिंग के आधार पर मानव के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। एक होता है आपका नर और दूसरा होता है आपका मादा। कौन होता है? नर और मादा। तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, ये जानते हैं? नर का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? वृषण। और मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। तो अब देखिए, नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है, तो वृषण में किसका निर्माण होता है? तो वृषण में किसका निर्माण होता है बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण? शुक्राणुओं का। और मादा के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब होता है बेबी पोरस, बच्चे को जन्म देने वाला। जितने भी जंतु होंगे सभी कैसे होते हैं? बेबी पोरस होते हैं। कौन कैसे होते हैं? बेबी पोरस, मतलब बच्चे को जन्म देने वाले। ऐसे कोई जंतु नहीं है जो क्या हो, ओबी पोरस हो, जो अंडे को जन्म देता हो। अब आगे चलते हैं। मानव में अंतः निषेचन की क्रिया होती है। मानव में कौन सी क्रिया होती है? अंतः निषेचन की क्रिया होती है। मानव में यौनारंभ के बाद लैंगिक क्रिया होती है। मानव में यौनारंभ के बाद लैंगिक क्रिया होती है। जैसे जब कोई भी नर और मादा 12 से 14 वर्ष के होते हैं, तो उनमें लैंगिक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न हो जाते हैं। नर तथा मादा को पहचानने के लिए उनके शरीर में भिन्नता आती है। जब कोई भी नर और मादा 12 से 14 वर्ष के होते हैं, तो उनके शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं उन्हें पहचानने के लिए। अब जैसे अगर कोई भी छोटा बच्चा है या बच्ची है, तो उसे हम पहचान नहीं पाते हैं कि नर है कि मादा है। लेकिन जैसे जैसे वह क्या करता है, बड़ा होता है, 12 से 14 वर्ष का होता है या होती है, तो उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे नर में नर में स्तन का विकास नहीं होता, परंतु मादा में होता है। नर के आवाज मोटे होते हैं, परंतु मादा के पतले होते हैं। नर में दाढ़ी मूछ आते हैं, परंतु मादा में नहीं आते हैं। तो ये रही विभिन्न प्रकार की क्या भिन्नताएं हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इसके। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मानव जो होते हैं कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? जरायुज। जरायुज का मतलब मैंने आपको बताया कि बेबी पोरस, कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। इसी की कुछ क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। तो अपवाद में देखते हैं हम क्या है। जरायुज। जरायुज के अपवाद। जरायुज के अपवाद। सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी
हो बच्चे को जन्म देते हैं। सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे को जन्म देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जरायुज के अपवाद। अभी इसके पहले आपको बताया था कि जरायुज बेबी पोरस होते हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। जरायुज के अपवाद तो सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, बात सही है। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे को जन्म देते हैं। स्तनधारी अंडे को जन्म देते हैं, ये कौन सी बात है भाई? अभी तक तो हमने सुना था कि बच्चे जन्म देते हैं, लेकिन कुछ हैं जो क्या देते हैं, अंडे को देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या नाम है उनका। सबसे पहला उनका नाम है, दो स्तनधारी हैं, एक का नाम है प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। और दूसरा क्या है? एकिडना। एकिडना क्या है? एकिडना। ठीक। अब आपको पता चल गया ना, ये ऐसे स्तनधारी हैं जो क्या हैं, जो अंडे को जन्म देते हैं। ये स्तनधारी होते हुए भी ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप बताइए। अब आगे चलते हैं, हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपका क्या है? लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं। लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं। अब लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटना होती है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। अब लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं, तो सबसे पहला क्या होता है, युग्मक जनन। क्या होता है? युग्मक जनन होता है। दूसरा क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण होता है। ये क्रियाएं कब हो रही हैं? निषेचन। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन के पहले ये घटनाएं हो रही हैं। कौन सी, क्या क्या हो रहा है, ये जानते हैं। क्या क्या हो रहा है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। मतलब निषेचन की क्रिया होने से पहले युग्मक का निर्माण होता है। फिर जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, फिर क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक ना? अब युग्मक का जब स्थानांतरण हुआ तो फिर क्या होगा, निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। तो ये चीज अब समझ में आ गई ना। मतलब देखिए, लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं, क्या, लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं, तो युग्मक का जनन हो रहा है, फिर युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। तो ये दोनों क्रियाएं निषेचन के पहले हो रही हैं। देख लीजिए यहाँ पे, निषेचन के पहले हो रही हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है, ये जानते हैं। अब निषेचन के बाद हम चौथा पढ़ेंगे, सह गर्भता। क्या? सगर्भता। अब निषेचन के बाद क्या होगा, सगर्भता होगा। फिर सगर्भता के बाद क्या होगा, अब ये जानते हैं, भ्रूण का
विकास, भ्रूण का विकास। तो ये निषेचन के बाद की जो घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं हैं? निषेचन पश्च घटना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से देख लीजिए। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं, लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं, युग्मक जनन। कौन सी घटना हो रही है? युग्मक जनन हो रहा है लैंगिक जनन के समय। क्या हो रहा है? देखिए, लैंगिक जनन मतलब लैंगिक का निर्माण के समय क्या हो रहा है? युग्मक का जनन हो रहा है, फिर युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। ये दोनों क्रियाएं कब हो रही हैं? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन के पहले। फिर निषेचन के बाद क्या हो रहा है? निषेचन पश्च घटना क्या हो रहा है? सगर्भता और भ्रूण का विकास। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आज की टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे अगली टॉपिक को लेकर के आएंगे।